हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य सागर की पुस्तक से अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 98 पर आप आ जाइए। यहीं से हम कहानी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थिर खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित्त पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उसका कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते हुए और उसके चक्कर लगाते हुए बैठकर हाँफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना था, हवा तेज चल रही थी। चारों ओर खूब अंधियारा प्रारंभिक झपकियां ले रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। ये शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पांव चप्पल में डाल उधर को चल पड़ा। शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही जो आवाज़ थी, उसमें मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था, शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर। उस भिखमंगे की दोनों बाहों को पीछे से पकड़े हुए था और 2-3 व्यक्ति आंख मूंद तथा उछल कूद कर उसे बेतहाशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खबचियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नांद की तरह फूला हुआ, मार पड़ने पर वह बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे। पर यह हमारा आपका दोष है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुद्दी चुन्नी साग सत्तू आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता है महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, बता साले साड़ी कहाँ रखी है? नहीं, इतनी मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित पेट गया था, इसलिए संभवतः थक कर वह चुप हो गए। पीटने वालों ने भी इसी समय पीटना बंद कर दिया था। लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से रामजी मिश्र का शोधा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते आव देखा न था, भीड़ में से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। 1-1.5 हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था। सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज इसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी थी। बस क्या था, परच गया, रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं थी। आपकी दया से ऐसे 2-3 भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ देकर जाते हैं। यह घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था। अब ये किसको पता था कि आज ये घर नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि किसी ने चुराई है? मेरे इस प्रश्न पर वे बिगड़ गए। बोले आप भी खूब बात करते हैं। यही पता लग गया तो चोर कैसा? मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई? अरे वह इसी तरह सालों
से यहीं पर रह रहा है। अब वह भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता है, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था, इतने लोगों को देखकर वह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहाशा अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते। और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खामखा थक गए। कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए कुछ फुसफुस बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। एक दो क्षण इधर उधर तथा मेरी और बेचारी की तरह देखकर बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते, साला काफ़ी पा चुका है, आइंदा ऐसा करते चेतेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो मेरे पास आकर झेंपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई है, पर खैर कोई बात नहीं, चमार सियार डांट डपट पाते ही रहते हैं, पड़ी है। चोर चाहे तो रात भर मार खाते हैं, अरे इस पर क्या, और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाईं आंख को खूबी से दबाते हुए दांत गोल कर हंस पड़े। चलिए साहब, मिर्च और नींबू को दबाने से रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, उस दिन की पिटाई के बाद भी खंडहर का वह भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा।